चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के टॉपिक के साथ में। देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जो मैथ्स के अंदर पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यहाँ पे किसी किसी में आंसर जो है वो इस तरीके से दिया गया है और किसी किसी में नहीं होगा, तो हम उसमें फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा होगा आंसर। तो यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से किस स्टेटमेंट जो है वो सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि दो ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कब कब हो सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है एग्जैक्टली फोटोकॉपी होना चाहिए। मतलब जैसा ये ट्राइंगल अगर बनाया है एग्जैक्टली सेम ये भी होना चाहिए। तो ऐसे हम दो ट्राइंगल्स को क्या बोल देंगे? कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। सेम साइड, सेम एंगल, सेम पेरीमीटर, एरिया सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो फोटोकॉपी को क्या बोल देते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि आपके पास में अगर दो इक्वल साइड है, पैरामीटर भी बराबर है, तो बिल्कुल वो क्या होगा? एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा। ठीक है, दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसके लिए आपने पढ़ा ही होगा कि अगर आपकी तीनों की तीनों साइड्स जो है वो एक ही जैसी हैं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर आपका साइड एंगल साइड बन रहा है तो भी वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, एंगल साइड एंगल बन रहा है तो भी वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन आ रही है तो वो कॉन्ग्रुएंट के अंदर आते हैं। दो साइड जो है उनके बीच का एंगल और सेम जो है आपका दूसरा ट्राइंगल में अगर सेम टू सेम है तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट के अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा गया था कि दो साइड इक्वल है, तो मान लीजिए किसी ट्राइंगल के अंदर जो तीन साइड होती हैं उनमें से ये भी सेम है, ठीक है, और ये भी सेम है। सो दो साइड्स जो है वो एक जैसी हैं और पेरीमीटर ओवरऑल सेम है। यानी कि जो तीसरी साइड होगी वो भी क्या होगी? दोनों की बराबर होगी, तभी तो पेरीमीटर एक जैसा हुआ। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यानी दोनों ट्राइंगल एक ही जैसे होंगे। यहाँ पे कहा है कि एरिया सेम है और बेस सेम है, लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते कि वो कॉन्ग्रुएंट है। देखिए आपका अंदर का जो एरिया है वो किसी ऐसे ट्राइंगल का भी और किसी ऐसे ट्राइंगल का भी वो क्या हो सकता है? सेम हो सकता है एरिया। ठीक है, तो एरिया सेम होने का मतलब कॉन्ग्रुएंट से नहीं हो सकता। बेस सेम हो सकता है तो ट्राइंगल आपका ऐसे भी हो सकता है, और बेस इतना ही हो तो ट्राइंगल आपका ऐसे भी हो सकता है, लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट में नहीं आएंगे। इसके बाद में कहा था इसने कि एक साइड और एक एंगल दोनों ट्राइंगल का इक्वल है। एक एक कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं बना सकता, क्योंकि बाकी दो का तो हमें पता ही नहीं है। तो आपके एटलीस्ट जहां पे 2 2 लिखा है आपको उसको चेक करना होता है। जैसे यहाँ पे एक साइड लिखा है, एक साइड इक्वल होने से क्या फर्क पड़ रहा है उसके ऊपर? एक एंगल इक्वल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आपके आंसर नहीं होते हैं। सेम बेस है, देखो फिर से ये कहा है सेम बेस है और सेम हाइट है, लेकिन फिर से वही चीज है कि आपका अगर इस तरीके से ट्राइंगल है, बेस इतना ही है, हाइट इतनी है, और यहाँ पे अगर इस तरीके का ट्राइंगल है, बेस उतना ही हो, हाइट उतनी हो, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बेस पे आपको देखना है कि दो साइड इक्वल आ रही थी और ओवरऑल पेरीमीटर भी इक्वल आ रहा था। इसका मतलब तीनों साइड बराबर हुई। यहाँ पे इसने तीनों साइड्स बराबर ना बोल के ऐसे बोल दिया है, इसलिए ये आपका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देख लीजिए, अगला क्या बोला था इसने? एवरेज मार्क्स बोले हैं आउट ऑफ 100 बॉयज और गर्ल्स के एग्जामिनेशन में 75 और 80 हैं। एवरेज बोला गया है आपको, 100 में से बॉयज का एवरेज कितना नंबर बन रहा है? 75, और गर्ल्स के एवरेज मार्क्स बन रहे हैं 80। एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स कितने हैं? 78 हैं। ठीक है, आपको रेशियो बताना है बॉयज इज टू गर्ल्स का। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से सही आपको दिख ही रहा होगा। अब ये कैसे आया है? आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आप एलिगेशन से ही बना सकते हो उसको। आपको 100 में से ऑलरेडी मार्क्स दे दिए गए हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे बॉयज लिख लेते हैं, यहाँ पे आप गर्ल्स लिख लीजिए इस तरीके से। तो बॉयज का आपको एवरेज मार्क्स कितने बताए हैं? 75 बताए हैं, तो यहाँ पे हम 75 लिख लेते हैं। ठीक है, गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कितने बताए हैं? 80 बताए हैं, ये हो गया 80। ये इनकी एवरेज मार्क्स हो गए। इसके बाद में ऑल स्टूडेंट्स का एवरेज आपको दिया गया है, दोनों का आपको इंडिविजुअल दे दिया, टोटल दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल है, ठीक है, ओवरऑल जो सबका है वो बीच में आता है, और जो अब आपके पास में रेशियो आता है ना यहाँ पे निकल के, यहाँ पर जो आपके पास में रेशियो आता है वो किसका होता है? इन्हीं बॉयज और गर्ल्स का ही आता है। बेसिकली आप कह सकते हो यहाँ पे नंबर आता है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो आता है। तो यहाँ पे अगर आप इनको करते हैं तो कैसे लिखते हैं? इस साइड वाला रेशियो कैसे आएगा? जो भी बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा के आएगा। तो इसमें से आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे ही बड़ा ये है, छोटा ये है, आप घटा दीजिए, मतलब इधर वाले से ये लाइन आती है, इधर वाले से ये लाइन आती है।
तो यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, 78 में से 75 चले जाएगा तो आपका आ जाएगा 3। सो 2/3 आ जाएगा, यानी 2:3 का आपका रेशियो आ जाएगा। तो 2:3 आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए करेक्ट था। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर देन फाइंड द थर्ड साइड। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दो साइड का सम दे दिया है, तीसरी साइड पूछी गई है। अब मान लीजिए आपके पास में कोई ट्राइंगल है इस तरीके से, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यानी कि इसकी तीनों की तीनों साइड्स कैसी होंगी, बराबर होंगी। यानी अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। अब मान लीजिए कि इसमें से दो साइड्स को मिला करके 16 सेंटीमीटर बन रहा है, जो कि क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है। यानी अगर हम a प्लस ए को जोड़ दें तो 16 आना चाहिए, मतलब 2a का ही मान आपको कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, 16 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ से 1 का निकालना चाहोगे तो ये 1 से घटेगा 8 बार में, ठीक है। सो 2 8 16 हो गया, यानी एक साइड जो है वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर की होगी, ठीक। तो आपका दो साइड 16 की है तो एक साइड कितने की होगी, 8 सेंटीमीटर की होने वाली है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया था, तीनों साइड बराबर होनी थी, इसलिए इसको आधे आधे में बांट दिया है। तो 8 सेंटीमीटर ये क्या होगा, थर्ड साइड होगा। तो जहां पे आपको 8 सेंटीमीटर दिया है ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 जो डी आपका दिया गया है। अगला देख लीजिए, यहाँ पर कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यू ऑफ के सो दैट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 6। एक आपको नंबर दिया है, इसमें k का कितना आपका वैल्यू आ सकता है अगर पूरी संख्या जो है वो 6 से डिविजिबल है। तो आपको नंबर दिया गया था 2 1 7 9 2 4 और k, ये आपको दिया था, ठीक है। अब 6 से डिवाइड करना है, तो अगर आपको 6 से इस चीज को डिवाइड करना है तो 6 से करने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से होना चाहिए और 3 से होना चाहिए। अगर आप 2 से डिविजिबिलिटी देखते हैं किसी भी नंबर की तो वो क्या होगा, जो भी इवन नंबर होगा, ठीक है, 0 हो सकता है, 2 4 6 8 फिर 0, इस तरीके से। मतलब लास्ट की अगर संख्या आपकी इसमें से कोई भी इवन नंबर आता है तो वो 2 से कट जाएगी। तो आप देखिए आपके ऑप्शन में सारे इवन नंबर दिए होने चाहिए, 4 है, 6 है, 2 है और 0 है। तो मतलब आप 2 से नहीं चेक कर सकते डिविजिबिलिटी। अब हम चेक करेंगे किसके साथ में, 3 के साथ में चेक करेंगे, ठीक है। तो 2 से हमें नहीं पता लग पाया कि कौन सा नंबर आना चाहिए। अगर आप 3 से चेक करना चाहते हैं तो आप किसी से भी आप नंबर बना के देख लीजिए, जैसे कि आपको यहाँ पे 2 1 7 9 2 4 जो भी 3 से कट जाता है आप उसको काट सकते हैं, या फिर ओवरऑल आप सबको जोड़ के देख लीजिए, ठीक है। वहां से भी आपको पता लग जाएगा k की कितनी वैल्यू आती है। नहीं तो आप 28 21 ये आपका 15 से चले जाएगा, 18 से, मतलब जो भी आपका सम मिला के इतना आता है आप सबको काट सकते हैं, जो भी 3 का हो। देखिए जैसे यहाँ पे 2 और 1 मिलके कितना बना रहा है, 3 बना रहा है, हटा दो उसको, यहाँ पे 9 बन रहा है, ठीक है। ये भी कट जाएगा तो उसको भी हटा दो। देखो 7 और 2 मिलके कितना बना रहा है, 9 बना रहा है, तो ये भी आपका कट जाएगा, इससे बचता कितना है, 4, ये नहीं जाएगा। तो आप लिख लीजिए 4 और इसके साथ में जोड़ लीजिए जो भी k की वैल्यू होगी। अब कहा है क्वेश्चन के अंदर कि वो डिविजिबल है 6 से, तो यानी k की कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि वो 3 से कटे, डिविजिबल हो। तो अगर आप 4 के बाद में देखते हो तो 3 का अगर आप पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6 होता है। तो अगर यहाँ पे k की जगह पे हम 2 ले लेते हैं तो सम कितना आ जाता है इनका, 6 आ जाता है, और फिर जो आपका नंबर है कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो k की कौन सी वैल्यू जो है वो पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है। 2 आपको ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला जो उसके अंदर था ये था आपको बताना है, वैल्यू बतानी है। देखिए साइन स्क्वायर 30 40 45 55 सारा साइन के अंदर ही दिया गया है। तो जब सारी चीजें आपको साइन में दी है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आपको इसमें से किस किस की वैल्यू पता है, 30 की आपको पता है, 45 की आपको पता है, ठीक है, आपको यहाँ पे 45 की पता है और 60 की पता है। तो यानी 4 वैल्यू ऐसी हैं जो हमें पता है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता है। तो फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, जो वैल्यूज आपको पता है उनको हम लिख लेते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर सारी जो आपकी वैल्यूज हैं ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में है तो आपका जहां भी रूट लगा होगा वो हट गया होगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 है तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है।
स्क्वायर मार दो उसका सीधा, तो 1/4 आ गई। इसी तरीके से 45 के लिए अगर लिखें तो 1/√2 हो जाएगी, लेकिन इसको 1/2 लिख देते हैं। यहाँ पर भी क्या लिख दो, 1/2 लिख दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3/2, यानी कि 3/4 लिख दो उसको सीधा। ये आपकी वैल्यूज आपको पता है। अब बात करते हैं इनके बारे में। आपको पता है साइन स्क्वायर 40 और यहाँ पर देखेंगे अगर आप साइन स्क्वायर 50, ये दोनों को अगर आप जोड़ लेते हैं, ये मिलके कितना बना देंगे, 90 बना देंगे। तो अगर आपका साइन स्क्वायर अल्फा है और साइन स्क्वायर बीटा है, 90 बना रहा है, तो आपको पता है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा, तो ये 1 के इक्वल हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखो 55 है और 35 है, ये मिलके कितना बनाएंगे, 1 बना देंगे। तो यहाँ से आपको पता है आपके पास में कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। फिर ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये माइनस में आपको दिया है, ये माइनस में आपको दिया है, माइनस बाहर ले लेना, दिस प्लस दिस कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो माइनस का 1 आ गया। यहाँ पे आपका प्लस का 1/2 आ गया। इसके बाद में आपका फिर से माइनस का 1 आ गया, फिर आपका प्लस का 1/2 आ गया, और फिर लास्ट में आपका कितना आ गया, ये प्लस में दिया है, आप देख सकते हो प्लस में दिया है 3/4। ठीक है, ये देखो ये पूरा 1 है, प्लस का 1 माइनस का 1 काट देगा इसको। देखो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इस वाले से माइनस का 3/4, माइनस का पूरा 3/4 प्लस का पूरा 3/4 को खत्म कर देगा, और यहाँ पर आपका आंसर कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम ठीक है। अगला देख लीजिए, इसमें आपको वैल्यू बतानी है cos स्क्वायर 29 और cos स्क्वायर 61 की, तो सीधा आप 1 पे टिक मार सकते हैं। आपको सेम चीज दिख रही है, cos स्क्वायर आपका 29 डिग्री बन रहा है और cos स्क्वायर है 61 डिग्री, दोनों को जोड़ो तो 90 आ रहा है। तो जैसे आपका cos स्क्वायर अल्फा है, cos स्क्वायर बीटा है, दोनों को मिला के कितना है, 90। तो आपका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। इसमें कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाता। इसके बाद में देखिए, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 550 रुपए का आर्टिकल मार्क है और सोल्ड किया है किस पे भाई, 40% डिस्काउंट पे। तो आपको मार्क प्राइस दे रखा है, आपको दिख रहा है 40% का डिस्काउंट दिया है। देन द सेलिंग प्राइस बिकम 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा हो जाता है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपको दिया हुआ है 550, ठीक है, तो अगर आपके पास में पूरा 100 का मान जो है वो 550 दिया है, ठीक है, तो आप यहाँ से 60 का निकाल लीजिए, आपके 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, ये आपका 6 पंजे 30 हो जाएगा, तो 330 हो गया। ये आपका किसका आया है, ये आपका आया है सेलिंग प्राइस। ठीक है, आपको मार्क प्राइस तो दिया हुआ था 550, वो पूरे 100 की वैल्यू थी, आपने उसको इतने के डिस्काउंट पे बेच दिया, तो यानी कि आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 330 रुपए है। ठीक है, अब आपको बताना है इसके अंदर कॉस्ट प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो 10% ज्यादा है। ठीक है, तो यानी 110 हो गया कितना, 330 के बराबर। तो आपको बताना किसका है, कॉस्ट प्राइस का, यानी 100 का आपको बताना है। तो आप 0 से 0 खत्म कर दो, 11 से आपका 3 बार में चले जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 300 रुपए। ये आपका था एसपी और ये क्या है, सीपी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टिक लगा लीजिए, जो भी आपका 300 दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। अगला देख लीजिए, इसके अंदर यहाँ पे आपको एक टेबल दिया था जिसके अंदर आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया था। यहाँ पे जब भी इस तरीके से नंबर लिखा है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे परसेंटेज दिया है आपको टेबल के अंदर, ये 54% है, ये 49% है, इस तरीके से 3 अलग अलग लोगों का है और 3 सब्जेक्ट्स के अंदर है। मैक्सिमम मार्क्स आपको ब्रैकेट के अंदर दिए हैं, तो 175 जो है ये मार्क्स है और ये 200 मार्क्स है, लेकिन नीचे इनका परसेंटेज दिया हुआ है। इसके बाद में कहा इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम 105 मिनिमम मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर आपको एग्जाम को पास करना है तो मिनिमम आपको 105 नंबर चाहिए, किसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर। तो यानी आपका बाकी का जो ये डेटा है ये किसी काम का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का डेटा की बात की जा रही है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन द एग्जाम, अब ये इनका परसेंटेज है, अगर टोटल मार्क्स इतने हो और इतना इतना इनका परसेंटेज आया है और 105 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, तो इनमें से कौन सा जना है जो पास हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है, आपको नंबर बताने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए आपको पता है कि 175 टोटल मार्क्स थे,
उसमें से कितने चाहिए, 105 चाहिए। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कह सकते हैं 175 ये किसका है, 100 का है, ठीक है। 175 जो है वही आपका 100% के बराबर है। तो 175 आपका 100% के बराबर है। तो 105 जो आपके नंबर होंगे ये आपके कितने परसेंटेज के बराबर होंगे। तो यहाँ से आप परसेंटेज को ही कैलकुलेट कर सकते हो फिर, क्योंकि आपको परसेंटेज में डेटा दिया है तो हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए किसके साथ में, 105 के साथ में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे 25 से काट लीजिए और ये आपका हो जाएगा 7 बार में। फिर 7 से आप इधर भी काट सकते हो, ऊपर ये 4 आ जाएगा तो ये 1 बार में चले जाएगा, ठीक है। फिर 5 बार में 35 में, तो 15 और 4 कितना हो गया, 60 हो गया। तो यानी कि 60% वो आपका मिनिमम मार्क्स आए हैं, परसेंटेज आई है, सॉरी, ये आपकी मिनिमम परसेंटेज आई है जो पास होने के लिए चाहिए थी हिस्ट्री के अंदर। तो अब हिस्ट्री में देखिए किसका कितना परसेंटेज है, इसके 54% है, इससे कम है यानी ये फेल हो गया होगा। इसके 51% है, 60 से कम है तो फेल हो गया होगा। इसके 75% है यानी एक बच्चा पास हुआ है। अगर नाम पूछता तो शाम बता देते, इसने पूछा था कितने बच्चे पास हुए हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है वो 2 आंसर हो जाता है इसके अंदर। इसके बाद में देख लीजिए पाइप पी जो है वो 21 गुना आपका फास्टर फिल करता है देन पाइप क्यू। क्यू जो है वो फिल कर देता है 110 मिनट के अंदर एक सिस्टम को। फाइंड द टाइम टू टेक टू फिल द सिस्टम व्हेन बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर। तो मतलब दोनों पाइप जो है वो कितने समय में आपका भरेंगे ये आपको बताना है। आप देखिए यहाँ पे आपको दोनों का बेसिकली एफिशिएंसी दे दिया है, ठीक है, क्यू और पी का। तो पी का कितना बताया है 21, अगर क्यू का 1 है तो ये कहा गया है, और क्यू के लिए टाइम बताया है कितना 110 मिनट। तो क्यू को जो समय लगता है वो कितना लगता है 110 मिनट लगता है। तो आप बताइए जो टोटल कैपेसिटी होगी सिस्टम की वो कैसे निकल जाएगी। कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इसकी है कितनी 1 है, ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है 110 ले रहा है। तो यानी अगर टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 110 लीटर कह सकते हैं, ठीक है। टोटल कैपेसिटी निकल गई, ठीक है। इसकी जो भी आपको एफिशिएंसी दी होती है, जो आपको टाइम दिया होता है, तो आपके पास में कैपेसिटी आ जाती है 110 लीटर का कैपेसिटी है। तो आपके पास में कैपेसिटी आ गई 110 लीटर। दोनों मिलके आपको कितने समय के अंदर ये टंकी भर के देंगे तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको टाइम बताना है, टाइम आपका निकल जाएगा। भरना कितना है 110 लीटर भरना है और दोनों मिलके भरने वाले हैं। तो इसकी 21 है, इसकी 1 है, ये 21 भरेगा तो ये 1 भरेगा, इस तरीके से। तो दोनों मिलके कितना भरेंगे 22 भरेंगे। कितना समय लगने वाला है वो टाइम निकल जाएगा। टोटल इतना है, एक बार में इतना भर देते हैं। तो यहाँ से आप काट दीजिए, ये आपका 10 में चले जाएगा, 2 में चले जाएगा, और अगर आप डायरेक्ट काट देते तो 22 पंजे 110 हो जाता है। तो आपके आ जाता कितना 5। और आपको क्योंकि मिनट्स में ही दिया था, मिनट्स में ही कैलकुलेट किया है, तो आंसर मिनट में ही होगा, जहाँ पे भी 5 मिनट दिया है। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है। इसके बाद में देख लीजिए यहाँ पे कहा है रेडियाई 2 कोण का आपको दिया है, ठीक है। रेडियाई का रेशियो दिया है, वॉल्यूम का रेशियो दिया है, हाइट का रेशियो पूछा है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम जो है वो कोण का क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। अगर आप 2 वॉल्यूम का रेशियो लेते हो कोण का तो V1/V2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1। ये हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ये कांस्टेंट है, पूरा कटेगा, ठीक है। 1/3 इंटू पाई पूरा कट जाएगा। इसका आपको मान दिया हुआ है कितना 3:5, मतलब इसी की वैल्यू कितनी है 3:5 है, ठीक है। रेडियस का आपको रेशियो दिया है 2:5 का, मतलब कि R1 रेशियो R2 दिया है आपको 2:5। लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इसका स्क्वायर ले रहे हैं। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 4:25 ले सकते हो, ठीक है। मैं बस आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ कैसे आएगा। देखो यहाँ पे आपको 3:5 पता है, R1/R2 का रेशियो आपको 4:25 का पता है। मैं अब डायरेक्ट लिख के दिखा देती हूँ, ये सब आपको लिखने की जरूरत थी ही नहीं इसके अंदर। आपको सीधा पता है वॉल्यूम का रेशियो दिया है 3:5 का, ये पूरा कांस्टेंट है, सारा काटा मारेगा, ठीक है। R1/R2
दिया ये है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूले में स्क्वायर होता है, तो 4/25 आ जाएगा। और ऊपर आपकी हाइट 1 होगी, हाइट 2 होगी। आप 5 से काटो 5 बार में, 5 ऊपर चले जाएगा 15, ये 4 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा हाइट का रेशियो, तो 15 और 4 का आपका रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आया था ये आया था सिंप्लीफिकेशन के लिए, सिंप्लीफाई करना था इसको। यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे x³ है, 15x² है, 75x है और प्लस 125 है। नीचे आपका x² माइनस 25 दिया होगा और यहाँ पे x माइनस 5 दिया हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ये होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये x³ है, फिर 15x² है, 75x है और 125 है। 125 आपको पता है किस तरीके से आ जाएगा, 5 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो आ जाएगा 125। ठीक, या फिर अगर आप कह सकते हो 25 को ही 5 से अगर गुणा कर देते हैं तो 125 आता है। और 25 5 का स्क्वायर है, तो यानी 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये आने वाला है। तो यानी अगर x का क्यूब करा है और 5 का क्यूब करा है तो ये आया है। तो अगर हम देखें तो x प्लस 5 का अगर हम क्यूब कर लेते हैं, जैसे हम a प्लस बी का क्यूब करते हैं, तो x प्लस 5 का अगर क्यूब कर लेते हैं तो आपके पास में ये आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपके पास में x है प्लस आप 5 का क्यूब करते हैं तो a प्लस बी का आपका होल क्यूब बन जाएगा। ये आप लिख सकते हैं a³ प्लस आपका b का क्यूब प्लस आपका 3a² b, तो 5 से आपका 15 हो जाएगा और क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, तो यहाँ पे 15x² बन रहा है। ठीक है, प्लस आपका 3ab का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 का 3 गुना 75, और इसको x के साथ में अगर आप गुणा कर दोगे तो 75 का x बन जाएगा। तो आपके पास में यही जो ऊपर चीज लिखी थी इस तरीके से बन गई है। ठीक है, प्लस माइनस का कोई खेल ही नहीं है यहाँ पे, तो यानी सीधा a प्लस बी का क्यूब आप लिख सकते हो। तो ये पूरी चीज क्या बन गई x प्लस 5 का होल क्यूब। ठीक है, ये x माइनस 5 जो है मल्टीप्लीकेशन में है, इसको हम यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं। नीचे आप देखिए x² माइनस 25 है, भाई ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है तो आप इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो। 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो यानी आप कह सकते हो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है इस तरीके से। अब आपको पता है इस चीज को कैसे सॉल्व करना है, a² माइनस b² है, इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी, a माइनस बी। इसी को उठा के यहाँ पे रख देना है, लिख देते हैं इसको यहाँ पे आपके पास में जाएगा एक तो x प्लस 5, ठीक है, और दूसरा कितना हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक से एक खत्म। ठीक है, यहाँ पे आपके नीचे 1 पावर है, ऊपर 3 पावर है, एक पावर चली जाएगी तो आपके पास में कितना बचेगा x प्लस 5 का ही होल स्क्वायर बचेगा। तो बस a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता आपको, ये आपका हो जाएगा कितना a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस आपका b का स्क्वायर यानी 25 प्लस आपका 2 इंटू a इंटू बी, तो प्लस का 10x आ जाएगा। और फिर अगर आप 5 के स्क्वायर को बाद में लिखते हैं तो 25 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यही आंसर देख लो बस कहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिया है इस वाले के अंदर x² प्लस 10x प्लस 25। बस इसके अंदर डायरेक्ट आइडेंटिटी से आपको सॉल्व कर लेना था। यहाँ पे इससे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू कौन सी आ सकती है कि ये पूरा जो है सॉल्व करके 1 के बराबर में आ जाए, मतलब ऊपर जितनी वैल्यू हो उतनी ही नीचे वैल्यू आनी चाहिए तभी तो कट के 1 आएगा। तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू बतानी है। अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दें, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में आपको 2-2 वैल्यू दी है, एक नहीं 2-2 वैल्यू दी है। अगर आप देखिए 1 और 10 है, 4 7 है, 3 10 है और 2 7 है, मतलब 7 आपका 2 बार आ रहा है और 10 जो है वो भी आपका 2 बार आ रहा है। तो आप सबसे इजी नंबर रख के देखिए पहले, जो आसानी से यहाँ पे पहले सॉल्व हो सके, तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर 10 से हो रहा है तो आप पहले और तीसरे ऑप्शन को ले सकते हो, अगर 10 से नहीं हो रहा है तो आप पहले तीसरे को सीधा हटा सकते हो अपने रास्ते से। तो यहाँ पे हम पहले 10 से चेक करके देखते हैं। देखो अगर आप बिना लिखे ही चेक कर लो तो भी आपके लिए कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो, ये आप पहले क्या करोगे, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ पे आप काट दो डिवाइड वाली चीज को, ये आपका 11 बार में कटेगा। अगर k की मान हम 10 लेते हैं तो 11 इंटू 10 110 हो गया, 110 में से आपका 9 चले जाएगा तो 101 आ जाएगा, मतलब ऊपर आपका 101 बन रहा है। नीचे अगर आप देते हो तो 6 का स्क्वायर 36, 7 पंजे 35, 36 में से 35 गया तो 1 आया, और आपका k कितना था आपने 10 माना था, तो आपका 10 का आपका स्क्वायर 100 हो जाएगा। यहाँ कितना आया था 1 आया था,
तो आप 100 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया है, ये आपका कट रहा है और कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि k का मान जो है वो 10 पॉसिबल बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो सिंपल वैल्यू है वो 2 7 4 में से 1 बनती है। देखो वही ऑप्शन में भी है आपका आंसर जो है। तो अगर आप 1 लेते हो तो 1 से चेक करना। फिर उसके बाद में आप सबसे सिंपलेस्ट आता है 2 और ये 4 में से। ठीक है, 7 से तो हम चेक करेंगे ही, अगर 10 से नहीं कटता तो हम चेक कर लेते, लेकिन 10 से तो डिविजिबल है। तो ऑप्शन आपके पास या तो 1 से जाएगा या तो 3 से जाएगा। तो 1 और 3 में पहले 1 ज्यादा सिंपलर है, तो 1 से चेक कर लेते हैं। देखो काटोगे तो 11 बार में 1 1 है तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपसे 11 बार में कटेगा, 11 एकम 11, 11 में से 9 चला गया आपका। ठीक है, बचेगा 2। नीचे आप देखो 36 में से 35 गया, 1 1 प्लस 1 आपका 2, कट के कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब सिंपली अगर आप ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता 1 और 10। नेक्स्ट आपसे कहा था ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल। एबीसीडी जो है ये आपकी 2 पैरेलल कॉर्ड है, रेडियस की सेम साइड पे है। ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एबी पे और ओक्यू जो है वो सीडी पे परपेंडिकुलर है। एबी आपका 10 है, सीडी आपका 24 है। तो देखिए एबी छोटा है, सीडी बड़ा कॉर्ड है और पीक्यू जो है ये 7 है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको डायमीटर जो है वो बताना है। रेडियस निकल जाए तो आपको डायमीटर भी मिल सकता है। अगर आप देखेंगे तो आपके पास में इस तरीके से एक सर्कल है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए सेंटर हुआ। सेंटर क्या बोला था इसने, ओ बोला था। इसके बाद में एबीसीडी 2 पैरेलल कॉर्ड है, इस रेडियस के एक ही साइड पे आनी चाहिए, एक यहाँ और यहाँ इस तरह से नहीं आनी चाहिए, ऑपोजिट में नहीं, सेम साइड पे। एबी छोटा है, सीडी बड़ा है, तो यानी अगर इस तरीके से खींच दूं तो ये आपका सीडी होना चाहिए, और अगर इस तरीके से खींच दूं तो ये आपका क्या होना चाहिए, एबी होना चाहिए। अब इसने कहा था कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एबी के ऊपर, ओ पी परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे आएगा पी, और ओ क्यू जो है ये आपका सीडी पे परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला पॉइंट जो है क्यू नाम का है। अब इसने कहा कि ए बी 10 है, अब इसका हम नंबरिंग कर देते हैं। ए बी 10 है, ये पूरा 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 5। ठीक है, ये 5 और 5 हो जाएगा। ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 12 हो जाएगा। इसके बाद में इसने कहा पी क्यू 7 है, यानी ये वाला मान जो है ये आपका कितना है, 7 है। अगर आप देखें तो आपकी ये वाली लाइन जो है यही रेडियस होगी और ये वाली लाइन यही रेडियस होगी। सेम इस साइड में भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज में नहीं है, हमने इस साइड में मान लिया है। अगर आप देखो तो आपके पास में ये 12 है। अगर आप ये सिंपली आप ट्रिपलेट से भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतना 7 है, ऊपर का पता नहीं। और ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर ये आपका ए पी ओ में, नीचे वाला 5 है, ये आपका नहीं पता, ये वाली आपकी नहीं पता। ठीक है, जो आपका हाइपोटेनस है ना इन दोनों ट्राइंगल्स का, वही आपका रेडियस है। हाइपोटेनस पता लग गया, रेडियस पता लग गई, डबल करके डायमीटर पता लग सकता है। देखो बड़े वाले में नीचे वाला मान आपका कितना है, 12 का है। ठीक है, नीचे वाला बेस कितना है, 12 का है, और 12 ये है तो ये 5 होगा। ठीक है, आपका जो परपेंडिकुलर है ये 5 हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। 5 12 13 का बनता है, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए और यहाँ पे कितनी आनी चाहिए, सबसे बड़ी वाली वैल्यू जो 13 है। आपको उससे ज्यादा करने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि आपको तो सीधा डायमीटर बताना है, और आपको एक बार हाइपोटेनस मिल गया तो इसी का क्या करना है, आपको 2 गुना कर देना है। 2 गुना करते ही कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, और जहां 26 दिया हो उस पर 1 मार लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे भी आप देखते हो तो ये 5 था, ये 7 था, तो 7 5 कितना हो गया, 12। तो 12 और 5 के साथ में किसका बनता है, 13 का बनता है। तो ये भी लाइन कितनी आई, 13 आई। कैसे भी निकाल सकते हो आप, दोनों ही तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा, 26। इसके बाद में देखिए यहाँ पे कहा था कोसेक थीटा का मान है 5/3। इवेल्युएट करना है आपको, सेक स्क्वायर थीटा -1, कॉट स्क्वायर थीटा है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। देखिए अगर आपको यहाँ पर दिया है, मैं फिर से इसको लिख देती हूँ, कोसेक थीटा आपका 5/3 दिया है। ठीक है, ये आपका साइन का उल्टा होता है, तो ये आपका h हो गया, ये आपका p हो गया। यहाँ पे आपका p कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे सीधा सीधा लिख के जाते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 है, ये आपका किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। मल्टीप्लाई कर दो उसको कॉट स्क्वायर थीटा के साथ में, और मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। टेन क्या होता है आपका, देखिए सब में स्क्वायर है। ठीक है, देखिए टेन क्या होता है आपका, p अपॉन में b हो जाएगा, मतलब p अपॉन में आपका b लेना है। तो 3/4, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दो या फिर डायरेक्ट स्क्वायर मार के लिख दो। डायरेक्ट स्क्वायर करोगे तो आपका 9 बटेगा आपका 16, इसी का आपका उल्टा करके इधर लिख दोगे तो 16/9 आ जाएगा।
क्योंकि कॉट स्क्वायर बोला है। 16 से 16 खत्म हो जाएगा और आपका 9 से 9 खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो आपको क्वेश्चन में दिया था कोसेक वाला मान 5/3, उसी का आपको स्क्वायर लिखना है। तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा आपका 25/3 दिया था तो 9 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 25/9 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 के अंदर दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में यहाँ पे पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल जिनका रेडियस 22 और 10 का है। उनका रेडियस जो है वो इस तरीके से दिया है और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो 37 सेंटीमीटर का है। अगर आप देखते हैं तो रेडियस 22 और 10 है तो 32 हो जाता है, 5 बचता है। तो यानी एक सर्कल इस तरीके से होगा और एक सर्कल इस तरीके से होगा। यहाँ पे इसका रेडियस और इसके रेडियस का डिस्टेंस है 37। बड़े वाले का रेडियस है 22, इस छोटे वाले का रेडियस है 10, तो बचता है कितना 5। यहाँ पे आपसे कहा है 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, ये आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का है। तो दीज सर्कल्स आर एम एंड क्यू। अगर यहाँ से एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जाती है, मान लीजिए इस तरीके से ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, दोनों को टच करते हुए जा रही है एम और क्यू पॉइंट के ऊपर, ये एम और क्यू पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एम क्यू, इस एम क्यू का मान कितना है आपको बताना है। आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए आपको लेंथ बतानी है, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में जो आपको डी दिया है, डायरेक्ट है तो आपका माइनस जाएगा और r माइनस आर, R1 माइनस R2 कह सकते हैं, लेकिन बड़े में से छोटा वाला घटा दो बस, और तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। R1 R2 आप कैसे देख रहे हो, आप सीधा कह सकते हो कैपिटल R माइनस स्मॉल r, इस तरीके से छोटे में बड़े को, मतलब बड़े में से छोटे को ऐसे घटा देना है और कुछ नहीं है। ये आपका हो जाएगा रूट में, आप देखिए डी स्क्वायर है, डी मतलब वही डिस्टेंस है जो आपको दिया गया है 37, तो आपको लिखना है 37 का स्क्वायर माइनस r माइनस r, मतलब यहीं पे घटा दो, 22 में से 10 गया कितना आ जाता है 12 का स्क्वायर। यही बोला है बस इसके अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। आपका ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो 37 प्लस 12 और आप लिख सकते हो 37 माइनस का 12। 37 में 12 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, 12 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। देखिए रूट करोगे 25 का तो कितना आता है 5 आता है, 49 का करोगे तो कितना आता है 7 आता है, तो 7 पंजे कितना हो गया 35। 35 आपका क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दिया गया है, ठीक। तो यही थी हमारी आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई हो, अच्छी लगे तो वीडियो को आप जरूर से लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।